ट्रस्टी 50 रुपए में खरीदता है तो कोई भी आकर उसको सवाल पूछता है कि 50 रुपए में ये बिल्ली खरीदने के लिए आपको ट्रस्टी ने अधिकार दिया है क्या? दिया है तो कौन से मीटिंग में चर्चा हुई? अगर मीटिंग में चर्चा हुई तो कौन सा ठराव है? किस सरकमटस में ये बिल्ली लेने की जरूरत है? क्योंकि ट्रस्टी जो है वो अकाउंटेबल होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो ट्रस्ट का जो पैसा है बिगर कारण, बिगर मान्यता, बिगर वजह से खर्चा नहीं कर सकते। लेकिन बहुत बार ट्रस्टियों को भी अपनी जिम्मेदारियां मालूम नहीं होती है, क्योंकि ट्रस्टी जब ट्रस्टी बनते हैं, मैंने अभी तक एक भी ट्रस्टी ऐसा नहीं देखा पिछले 45 सालों में हमारे लिए यहाँ कि जो ट्रस्ट के बायलॉज पढ़ता है, ट्रस्ट डीड पढ़ता है, नियम पढ़ता है, किसी को जानकारी भरोसे पर आते हैं। चलो मैत्रेला तो आप बुला रहे ना, मैं आपके साथ बैठूंगा। अरे भरोसा एक ठीक है, लेकिन आपको भी ट्रस्ट के नियम क्या है, कानून क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और फिर ये जो है तीसरा जो है इंडिया ट्रस्ट एक्ट, फिर गोवा हो, केरल हो, तमिलनाडु हो या अन्य जगह पर है, तो बहुत सारे जगह पर इसके तहत किया जाता है। और उसके भी ज्यादातर 7 लोग जो है, कुछ जगह पर 11 लोग हैं, कुछ कुछ जगह पर मैं देखता हूँ 19 लोग भी है। ये जो है ये आंकड़ा ज्यादातर विषम रहता है, 6, 4, 10 ऐसा नहीं रखते हैं। ट्रस्टी जो है वो 7 होते हैं, 11 होते हैं या 19 या ऐसे विषम संख्या में होते हैं। क्योंकि बहुत बार ये भी होता है कि कभी अगर वोटिंग की बारी आई और वोट अगर समान हो गए तो जो चेयरपर्सन होता है उस चेयरपर्सन को एक कास्टिंग वोट का अतिरिक्त अधिकार होता है कि अगर इधर भी ये हो गए, इधर भी हो गए, तो वो जिस तरफ जाएगा तो डिसीजन उस तरफ जाएगा। तो इसलिए ये जो है 7, 11 या 19 के तरह ट्रस्टियों का जो है आंकड़ा जो है वो किया जाता है। अभी जब हम पंजीकरण करते हैं तो सही में वहीं पर भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और ये जिम्मेदारी है कि पंजीकरण के तहत फिर आपको उस न्यास को चलाने की जिम्मेदारी होती है। जैसे भी न्यास बन गया, उसके ऑफिस बेरर्स होते हैं, उनकी मीटिंगें होती है, फिर ट्रस्ट जिस तरह से आपके बायोलॉज में है। कभी कभार ये होता है कि कोई लोग ये रखते हैं कि ट्रस्ट की मीटिंग हर 3 महीने में रहेगी, कुछ लोगों के बायोलॉज होते हैं कि साल में 3 बार रहेंगी, कुछ लोगों के बायोलॉज होते हैं कि साल में 2 ही बार होगी। तो जैसे बताया गया है उस तरह आपको मीटिंग बुलाना है। उसके तरीके होते हैं कि अगर ट्रस्ट की मीटिंग है तो ट्रस्ट के मीटिंग की जो पूर्व सूचना है, जो नोटिस है, हर ट्रस्टी को कम से कम 7 दिन पहले मिलनी चाहिए। एजीएम जो है साल में एक बार होती है। कानूनन है कि एजीएम की जो सूचना है, पूर्व सूचना, हर सदस्य को मिनिमम 2 वीक्स मिलनी चाहिए। जिस दिन एजीएम की तारीख है उससे पहले 15 दिन जो नोटिस है, जो पूर्व सूचना है, चेयरमैन अहवाल है, ट्रेजरर्स रिपोर्ट है या बाकी सब बातें हैं, वो मेंबर को 2 हफ्ते पहले मिलनी चाहिए। उसके मिनट्स बुक होते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर होता है, और जो बाकायदा ट्रस्ट का जो सचिव होता है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, और उसको ये सभी काम जो है वो करने ही पड़ते हैं। मिनट्स बुक लिखना है, मिनट्स बुक, क्योंकि मिनट्स बुक जो है वो जब आप चेंज रिपोर्ट देते हैं तो वहां पर उसको वेरीफाई किया जाता है, उसको चेक किया जाता है, और इसीलिए आपको वो हमेशा अपडेट रखना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा तो फिर समस्या होती है, ट्रस्ट अड़चन में आ सकती है। तो इसीलिए केवल ट्रस्ट का निर्माण करना इतना ही नहीं है। जब आप ट्रस्ट निर्माण करते हो तो करते समय भी केवल वकील जो बता रहा है उस आधार पर मत जाओ। आप क्या क्या सुविधा उसमें रखना चाहते हैं,
वो सुविधा आप खुद करो। जैसे कि पहले इतना ही था कि नोटिस जो है वो नोटिस पोस्ट से भेजी जाएगी। अभी आप उसमें एक प्रावधान कर सकते हैं, नोटिस कैन बी सेंड बाय ईमेल, नोटिस कैन बी सेंड बाय व्हाट्सएप। जो अन्य पर्याय, जो बातें आपके बायलॉज में आपने बना के रखी है, अगर किसी ट्रस्टी ने या किसी मेंबर ने आपके साथ झगड़ा शुरू किया और उसने बताया कि मुझे नोटिस मिला ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? तो ऐसे समय ये सभी जो प्रावधान है, बाय पोस्ट, बाय ईमेल, बाय व्हाट्सएप, बाय ट्विटर, व्हाटएवर, जो जो माध्यम है उससे आप नोटिस भेज सकते हैं। इसका प्रोविजन आप अपने ट्रस्ट डीड में ही करो, आपके बायलॉज में ही करो, ताकि फिर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता। आप आपका प्रूफ दिखाओ, बायलॉज दिखाओ कि बायलॉज में ये बताया है, मैंने आपको इस समय व्हाट्सअप किया है, आपके यहाँ व्हाट्सअप के मार्किंग देखे हैं मैंने, और ये मेरा रिकॉर्ड है। ईमेल है तो आप ईमेल का रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। जब तक कोई समस्या नहीं है और जब तक किसी की शिकायत नहीं है, तब तक ट्रस्ट अच्छी चलती है। लेकिन सबसे ज्यादा झगड़े फसाद जो है ट्रस्ट में, जब पावर स्ट्रक्चर निर्माण होता है, किसी को चेयरमैन बनना होता है, किसी को सेक्रेटरी बनना होता है, किसी को ट्रेजरर बनना होता है, तो फिर उसमें लोग अंदर से गुटबाजी शुरू करते हैं। और उस समय क्या होता है कि हमारा मन जो है, हमारा उद्देश्य से भटककर व्यक्तिगत हमारी सत्ता में आता है। जिस हेतु से ट्रस्ट स्थापन की है, लोगों का दुख मुक्त करने के लिए, तो लोग भी दूर रहते हैं, दुख भी दूर रहता है, और हम आपस में ही झगड़ा करते हैं कि कौन बनेगा चेयरमैन, कौन बनेगा सेक्रेटरी। बहुत सारे जो मैं देखता हूँ इर्द गिर्द, मैं पिछले 45 साल से पुणे के चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में जाता हूँ, इतनी सारी झगड़ा फसाद की ट्रस्टीज है, इतने सारी समस्याएं ट्रस्ट में होती है। और केवल ये है कि लोग अच्छी तरह से ट्रस्ट चलाते नहीं, एक होता है, या जो लोग ट्रस्ट में है वो अच्छे नहीं होते हैं, उनके जो उद्देश्य है, उनके जो हेतु है, वो बायस होते हैं, लोगों को मदद करने के बजाय स्वयं के स्वार्थ के लिए। तो फिर जब आप ट्रस्ट बनाते हैं तो उसके बाद एक दूसरा ऑप्शन होता है कि आप इसीलिए ट्रस्ट बनाते हैं कि आपको ट्रस्ट में कुछ फायदा चाहिए। फिर फायदे दो तरह से होते हैं, एक लोगों से पैसा इकट्ठा करना, दूसरा है गवर्नमेंट से पैसा इकट्ठा करना। तो ट्रस्ट में जब पैसा आने लगता है तो फिर ट्रस्ट के ऊपर जो और जो तीसरी आया है वो है इनकम टैक्स। ट्रस्ट बनाया तो आपको इनकम टैक्स से छुटकारा नहीं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आपको आपके ट्रस्ट को 12A और 80G, इसके तहत आपको अलग पंजीकरण करना है। इसके तहत आपको अलग पंजीकरण करना है। ये जो 12A है, ये इसलिए होता है कि आपको जहां जहां से पैसा मिलता है ट्रस्ट में, वो पैसा टैक्स रहित हो, इसलिए ये कानून है। अगर 12A नहीं है और आपको कहीं से 10 लाख मिले तो तुरंत आपको 30% इनकम टैक्स को देने ही पड़ेंगे। और इसलिए आपको आपकी जो संस्था है, तुरंत जैसे ही पंजीकरण होता है चैरिटी का या सोसाइटी का, उसके बाद तुरंत इनकम टैक्स को अलग पंजीकरण करना है, और उसके अंदर आपको ये 12A का रजिस्ट्रेशन है। और ये जो 80G है, आपके ट्रस्ट को जो व्यक्तिगत दानदाता जो दान देते हैं, अगर आपने उनको सर्टिफिकेट दिया या आपके रिसीट पर आपने आपके पंजीकरण का विवरण लिखा,
तो वो रिसीट, वो दानदाता उसके इनकम टैक्स रिटर्न को जोड़ता है, तो उन्होंने आपको जो डोनेशन दिया है उस पर उनको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। और इसलिए ये जो एटीजी है वो एटीजी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए आपको अभी पहले वन टाइम था, 15 साल पहले एटीजी का जो कानून था, एक बार आपने 12 ये लिया तो हमेशा के था, हमेशा के लिए। एक बार एटीजी लिया वो हमेशा के लिए था। कि जैसे कानून बदलते जा रहे हैं, अभी उन्होंने इसको भी 5 साल किए हैं और हर 5 साल के बाद इसका रिव्यू होता है। और जब रिव्यू होता है तो रिव्यू में इनकम टैक्स बार बार कुछ ना कुछ ज्यादा कठिनाइयां ला रही है, ताकि बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग चैरिटी जो है अपना 2 नंबर का पैसा जो है उसको छुपाने के लिए या उसको कन्वर्ट करने के लिए चलाते हैं। तो इनकम टैक्स भी इस बारे में ज्यादा जागरूक है। हो सकता है कि 20% संस्थाएं ऐसी रहेगी कि वो केवल कल्याण हेतु काम करेंगी, लेकिन बहुत सारी संस्था ऐसी भी होती है कि जो संस्था गलत उद्देश्य से बनाई जाती है, ताकि जो पैसा है उसका कन्वर्शन किया जाए या उसका इस्तेमाल किया जाए। तो कानून उतना कठिन बनते जा रहा है। तो ये बात है। अब ये है उसके लिए प्रावधान, अगर आप जैसे ही पंजीकरण करते हैं उसके तुरंत दूसरे दिन आप इनकम टैक्स को एप्लीकेशन करो, अभी वो भी ऑनलाइन हुआ है, तो आपको 12A एटीजी जल्दी मिल सकता है। लेकिन आपको एप्लीकेशन करते समय पूरे ट्रस्टियों का ब्यौरा देना पड़ता है, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब डिटेल्स है। अगर समय चला गया तो फिर आपको 3 साल के बैलेंस शीट है, 3 साल के एक्टिविटीज रिपोर्ट है, बाकी जो सभी बातें हैं उनके साथ एप्लीकेशन करना पड़ता है। और हमारी जो लोग ऐसे होते हैं कि जो लिखान करने में, रिपोर्ट लिखने में बहुत कमजोर होते हैं, और हमारे पास काम बहुत होता है, लेकिन हमारे जो एक्टिविटी रिपोर्ट है वो एक्टिविटीज रिपोर्ट बहुत बुरे होते हैं या कमजोर होते हैं या जानकारी ठीक से नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्टिविटी करते ही नहीं, लेकिन रिपोर्ट इतने अच्छे बनाते हैं, उसका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा करते हैं और बिल्कुल वो फायदा लेकर चले जाते हैं। तो उसी दृष्टि से हमें देखना है कि हम इनकम टैक्स के लिए किस तरह से हमारी तैयारी करें या कर सकते हैं। उसी के साथ साथ और एक जरूरी बात है, वो इमीडिएटली करना है आपको। ये होने के बाद ट्रस्ट का खुद का अपना पैन कार्ड बनाए। पैन कार्ड बनाते समय हमेशा देखना कि ट्रस्ट का नाम जो पंजीकरण किया है वो नाम, और आप जो लिख रहे पैन कार्ड के एप्लीकेशन में उसमें कहीं स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कहीं गलत ना हो। अगर वो मैच नहीं होता है तो आगे बहुत सारी दिक्कतों को आपको झेलना पड़ता है। तो ये जो जितने भी काम आप करोगे वो करते समय आपको ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतनी है। महत्वपूर्ण और एक जो बात है वो है दर्पण। ये गवर्नमेंट ने और एक पंजीकरण बनाना है कि आपकी जो संस्था है वो संस्था एक दर्पण के तहत ही उसका पंजीकरण हो। और ये सभी बातें ऑनलाइन है। अगर आपका सीए अच्छा हो या आपको जानकारी हो तो आपको अच्छी तरह से उसको मदद हो सकती है। तीसरी जो बात है सीएसआर पंजीकरण। अगर आप काम करते समय किसी कंपनी के पास जाते हैं सीएसआर मांगने के लिए, तो सीएसआर के अंतर्गत भी आपका पंजीकरण होना बहुत ही आवश्यक है। पंजीकरण करना बहुत ही जरूरी है। और एक संस्था है या और एक हिस्सा है वो है FCRA, फॉरेन
कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कि आपको लगता है कि देश में से पैसा कम मिलता है तो हम विदेश से पैसा खींचेंगे, तो वहां से अगर पैसा लाना है तो आपको गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये जो विभाग आता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन का, उससे पंजीकरण करना पड़ता है। तो ये पंजीकरण अगर आपको करना है तो आपकी संस्था निर्माण होने के बाद कम से कम 3 साल आपको इंतजार करना पड़ता है। 3 साल के बाद हम पंजीकरण के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और ये एलिजिबल होते समय 2 मुख्य बातें हैं। एक तो मुख्य एक बात कि आपका 3 साल में 10 लाख रुपए ऑब्जेक्ट पर आपने खुद के बलबूते पर किया हुआ खर्चा और एक्टिविटीज आपको दिखानी है। मिनिमम 10 लाख। 15 नहीं, 15 हो गया? हाँ शायद 15 क्या है? बढ़ाइए 15। हाँ 15 लाख रुपए, तो सालाना 5 लाख, ऐसा हम देख सकते हैं कि आपको लोकली आपने खर्चा किया है उसके प्रूफ देने हैं विद बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट विद एक्टिविटीज, कि वो एक्टिविटीज क्रॉस चेक करते हैं कि आपने जो एक्टिविटीज दिखाई है वो बैलेंस शीट में ट्रांसलेट हो रही है क्या, और बैलेंस शीट में दिखाया है खर्चा वो एक्टिविटी में दिख रहा है क्या। एफसीआई वाले जो लोग आते हैं तो दोनों भी वो चेक करते हैं। और उस समय महत्वपूर्ण है कि आपकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट लिखते समय एक महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी बात हमारे रिपोर्ट में ऐसी ना लिखी जाए कि जो सरकार के खिलाफ है, आंदोलन है, नारेबाजी है, कि उनसे ही पैसा लेकर अगर उनके साथ हम लड़ेंगे, हमें मानुषी के बारे में हमेशा डर लगता है कि मानुषी का एफसीआरए मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मानुषी की जितनी भी एक्टिविटीज है एक तरह से गवर्नमेंट के खिलाफ है। हम एट्रोसिटी में काम करते हैं, हम बजट पर काम करते हैं, हम लोगों को तैयार करते हैं, लेकिन फिर भी जब आप लिखते हैं तो एजिटेशन, आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, ऐसे फोटो नहीं डालना है, ऐसे शब्द नहीं लिखने हैं कि जो शब्द पकड़े जाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो सभी संस्थाएं हैं उनकी आंखें बहुत तेज होती है। आप रिपोर्ट अच्छा लिखेंगे लेकिन आंदोलन के 2-4 फोटो अगर आपने आपके वेबसाइट में डाले होंगे तो आपका हर माध्यम चेक करते हैं, इधर से उधर से, वो देखते हैं कि ये संस्था सही में क्या काम करती है, कैसी काम करती है। बहुत बार जो आईबी के लोग आते हैं तो पूरी तैयारी करके आते हैं, आपके बारे में वो देख के आते हैं, क्योंकि आपने करस्पॉन्डेंस में आपका सब दिया होता है, ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारा ट्विटर अकाउंट है, ये हमारा ये है, तो उसमें वो सभी देखते हैं। और इसीलिए जब भी आप खुद की एक्टिविटीज को डिस्प्ले करोगे तो डिस्प्ले करते समय आपको सावधानी बरतनी है कि क्या आपके लिए लाभदायक है और क्या आपके लिए लाभदायक नहीं है। तो ये सारी बातें जो है वो जब हम संस्था निर्माण करते हैं और संस्था चलाते हैं तो उस समय हमने इसके लिए बहुत ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि बहुत बार यहाँ कुछ जो बातें हैं वो बिल्कुल मैंडेटरी होती है। जैसे आपका ऑडिट होना, 31 मार्च को फाइनेंस ईयर खत्म होता है, तो आपको किसी भी हालत में सितंबर के मिडल में आपको ऑडिट पूरा करना जरूरी होता है, क्योंकि 30 सितंबर ये चैरिटी में आपकी बैलेंस शीट सबमिट करना मैंडेटरी होता है। 31 अक्टूबर इनकम टैक्स के लिए आपको रिटर्न्स भरना मैंडेटरी होता है। हर साल के 31 दिसंबर को अगर आपके पास एफसी का पंजीकरण है तो उसके लिए आपको FC4 अपलोड करना जरूरी होता है। और इसमें से कुछ भी रह गया
तो फिर आप डिफॉल्टर हो जाते हैं। आप उसमें मानो कि आपने यहाँ गलती की है, फिर उसके लिए पेनल्टी भी हो सकती है, या आपको फिर आपका कारण बताना पड़ता है कि क्या वजह थी कि आप समय में ये नहीं कर सके, और पेनल्टी के साथ फिर वो लोग कभी कभी स्वीकारते हैं, कभी कभी नकार देते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई आप बनाएंगे तो सेक्रेटरी या जो भी कुछ आपका एग्जीक्यूटिव हो वो ज़्यादा अवेयरनेस होने वाला आदमी चाहिए। उसके पास पूरा साल का कैलेंडर हो कि कौन से समय कौन से चीज होना जरूरी है, किस तरह से आपको इस बात को देखना है या करना है। तो मुझे लगता है बेसिकली प्राथमिकता मैं इतना बता के कुछ समय छोड़ता हूँ। अगर इसमें से कुछ आपको पूछना होगा या स्पष्टीकरण लगता होगा तो आप पूछ सकते हैं। मेरे पास सोसाइटी एक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं था तो मुझे नहीं मिला, तो मैंने उनको पूछा तो वो बोल रहे कि आपका सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, ये नहीं है इसीलिए नहीं हो सकता। वैसे तो दोनों एक जैसे ही ट्रीट किए जाते हैं। बहुत सारे जो न्यास है हाँ। वो केवल बीपीटी एक्ट के अंतर्गत भी रजिस्टर है। मैंने बात करी। आणखी आपके बैंक डिटेल्स ये सभी के साथ उनका जो फॉर्म है उसके तहत भेजते हैं तो आपको वन टाइम परमिशन भी मिल सकती है, केवल वो एक ग्रांट रिसीव करने के लिए। तात्पुरतं म्हणतो आपण त्याला. हाँ, तो जरूरी कि वो दे देंगे। नाही. अगर किसी व्यक्ति से लेते हैं या किसी नेता से लेते हैं जैसे 1 लाख रुपए, तो क्या उसका भी हमें इनकम देना पड़ेगा, करना पड़ेगा? अगर आपके पास 12A है और वो डोनेशन देता है तो आपको इनकम टैक्स देने की आवश्यकता है। वो रिसीप्ट अगर 80G की भी मांग सकता और है, हाँ, उसको अपना इनकम टैक्स या। बचाना है। तो लेकिन अभी जरूरी एक है। थोड़ी दिक्कत भी आ रही है मैटर में. क्या? डोनर के लिए कुछ डोनेशन अगर कोई एक कागज कैसे रखे जाते हैं वो थोड़ा सा बताना चाहिए क्योंकि इस चीज का बड़ा जरूरत है। डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा तो बातें जो है ट्रस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा जो है वो आपको कम से कम दिखाना है। मुख्य हेतु जो है ट्रस्ट का ज्यादा जो खर्चा है वो ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव में दिखाना जरूरी होता है। और जब आप ऑब्जेक्टिव में दिखाते हैं तो बहुत बार कुछ लोगों को उसका जो विवरण है वो विवरण करने का पता नहीं होता। समझो आप बालवाड़ी का खर्चा दिखा रहे हैं तो बालवाड़ी में क्या आता है, बालवाड़ी का मेंटेनेंस, बच्चों को बिस्किट और चॉकलेट, तो फिर बालवाड़ी का खर्चा साल का कितना दिखेगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा 22,000। तो फिर आपने क्या किया, बालवाड़ी में आपने 35 बच्चों को संभाला, खर्चा 22,000 दिख रहा है। लेकिन वहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर बालवाड़ी का किराया है तो आप बालवाड़ी में दिखाओ, बालवाड़ी का टीचर का जो सपोर्ट है वो आप सैलरी में दिखाते हैं और सैलरी में दिखाकर एडमिन का खर्चा बढ़ाते हैं। अगर शिक्षिका जो है टीचर केवल बालवाड़ी संभालती है तो उसका जो सपोर्ट है वो बालवाड़ी में डालो। तो अगर 2 टीचर का सपोर्ट, बालवाड़ी का किराया, बालवाड़ी का मेंटेनेंस और बच्चों का खाना ये जाता है तो वो खर्चा 22,000 से आपको 1.5 लाख दिखेगा। और ये जो आपका सैलरी का खर्चा है वो कम हो जाएगा, वहां दिखेगा। स्टेशनरी जो आप लाते हो तो बालवाड़ी की स्टेशनरी बालवाड़ी में दिखाओ, ऑफिस की स्टेशनरी ऑफिस में दिखाओ। ट्रैवल जो है जिस हेतु के लिए करते हो उस हेतु में वो दिखाओ। बहुत बार हम ट्रैवल का एक हेड बनाते हैं और सभी ट्रैवल उसी के अंदर डालते हैं, तो ट्रैवल का इतना होता है तो फिर कोई सीए देखता है तो उसको बोलता है ट्रस्टी के घूमते रहे क्या कहीं कुल्लू मनाली, इतना सारा ट्रैवल आया कैसे, डाउट खड़ा होता है ना। तो इसीलिए जो आपका वहाँ कारभारी होगा काम करने वाला, उसने ये खर्चे जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए अच्छी तरह से। प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर अलग, मेंटेनेंस अलग, सैलरी अलग, एडमिन का खर्चा अलग, ऐसे आप उसको एक करने का कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा ऑब्जेक्टिव में जाना चाहिए, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव में।